हेलो एंड वेलकम टू ब्रेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। हम पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ये हमारा तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कि ब्रिटिशर्स का जो, अंग्रेज़ों का जो औपनिवेशिक शासन था हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, उस दौरान एग्रीकल्चर कैसा था, अगर फ्लरिशमेंट हुई तो कैसे हुई, अगर बेड़ा गर्क हुआ तो कैसे हुआ, उसको भी देखेंगे। सो पूरी स्थिति को एनालाइज करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हालात कैसे थे एग्रीकल्चर में। तो पहला फीचर अगर देखें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर वॉज स्टैगनेंट, हिंदी में अगर कहें तो शिथिल था। दैट मीन्स कि 0% ग्रोथ से बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर वॉज नॉट मूविंग अपवर्ड। रीजंस क्या क्या थे आगे देखेंगे। एंड चूंकि एग्रीकल्चर स्टैगनेंट था, शिथिल था, तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा लो थी। मतलब उत्पादन ना के बराबर हो रहा था, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी चूँकि एग्रीकल्चर मेन साधन होता है लोगों के फूड ग्रेन्स का, लोगों के फीडिंग्स का। तो जब प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा कि पॉवर्टी एंड भुखमरी, स्टार्वेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। सो पूरा का पूरा देश, मैक्सिमम पॉपुलेशन वर अंडर द पॉवर्टी एंड द स्टार्वेशन। तीसरा जो फीचर था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पे आप अगर इसको दूसरे फीचर से कनेक्ट करके देखेंगे तो दैट विल बी इन आयरोनिकल पर्सपेक्टिव, कि यहाँ आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्शन हो रहा था, वेरी लेस प्रोडक्टिव, कि हम अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी फीड नहीं करा पा रहे थे, इतने कम हम, इतने ज़्यादा इनएफिशिएंट थे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और एनी एग्रीकल्चर आउटपुट। इसीलिए स्टार्वेशन होता था, पॉवर्टी होती थी। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर वॉज द हाइएस्ट एम्प्लॉयर। हमारा जो तीनों सेक्टर, तीन सेक्टर होता था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, उसमें आप देखेंगे तो मोर देन 80% ऑफ द पीपल, वर्किंग पीपल, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अब एम्प्लॉयमेंट भी इसी में सबसे ज़्यादा है एंड प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा था एंड क्या कारण था कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। शुरुआत करते हैं शुरू से, सबसे बेसिक से। सबसे पहला रीज़न अगर हम ले तो ज़मींदारी सिस्टम। आपने फिल्मों में देखा होगा एंड जो 12th के आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग हैं उनको पता होगा कि ज़मींदारी सिस्टम क्या है। बहरहाल आई विल गिव द इंट्रोडक्शन। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, अगर आप ब्रिटिश राज को स्टडी करेंगे एंड अगर आप बंगाल से हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी कुछ हायरार्की थी। सबसे ऊपर कंपनी, कंपनी मीन्स अंग्रेज, जो ईस्ट कंपनी थी। उसके बाद आते थे जमींदार्स, 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 एंड उसके बाद आते थे पीजेंट, जिनको कि रैयत भी कहा जाता था। तो कुछ ऐसी हायरार्की थी कि पीजेंट एक्चुअल में खेती करते थे किनकी ज़मीनों पर, ज़मींदार्स की ज़मीनों पर। ज़मींदार्स के पास एकड़ों की एकड़ ज़मीन होती थी, हंड्रेड्स ऑफ एकड़ ज़मीन होती थी उनके पास। एंड उसके ऊपर पीजेंट्स खेती करते थे, किसान, छोटे मोटे किसान खेती करते थे, उनको रैयत कहा जाता था। एंड ज़मींदार फिर उनके मेहनत का हिस्सा लेके लगान के रूप में कंपनी को देते थे। तो कंपनी पैसा लेती थी, या अगर कहें तो प्रोड्यूस का हिस्सा लेती थी ज़मींदारों से, एंड ज़मींदार से लेते थे पीजेंट से। सो एक्चुअल में जो मेहनत कर रहे हैं पीजेंट्स, उनके पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचता था बिकॉज ऑफ हाई लगान। लगान बहुत ज़्यादा हाई था। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम करा गया था कंपनी के द्वारा, जिसको कि ज़मींदारी सिस्टम कहते हैं या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें आप देखेंगे तो लगान बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था। 80 to 90% लगान होता था। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 kg कुछ क्रॉप उगाया, लाइक पैडी उगाया, तो आपको 90 kg एज अ लगान देना पड़ेगा अपने ज़मींदार को, फिर वो ज़मींदार फॉरवर्ड करेंगे कंपनी को। सो दैट वाज द सिनेरियो। आप सोच सकते हैं कि अगर आप 100 kg उगा रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आपको 10% मिलने को मिल रहा है, यानी कि 10% आपको कंज्यूम करने को मिल रहा है, तो कितनी पथेटिक आपकी सिचुएशन होने वाली है, यू कैन इमेजिन बाई योर सेल्फ। तो हाई लगान वॉज द वन रीजन वाई पीजेंट्स वर सफरिंग। एंड पीजेंट्स ही जब सफ़र करेंगे, दैट मीन्स कि एक्चुअल इनपुट कौन डाल रहा है खेती पे? एक्चुअल इनपुट तो ज़मींदार से नहीं डाल रहे थे, बिकॉज ज़मींदार वर नॉट डूइंग फार्मिंग, कंपनी भी नहीं कर रही थी। तो फार्मिंग कर कौन रहे थे? पीजेंट्स कर रहे थे, रैयत कर रहे थे। रैयत को ही पीजेंट कहा जाता था इंग्लिश में। तो जब किसान, छोटे मोटे किसान जो खेती करते हैं, जब उन्हीं को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जब वही सफ़र करेंगे जो कि इनपुट डाल रहे हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चर को अगर इंडस्ट्री माने, एक ऑर्गेनाइजेशन माने, तो जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो इनपुट डालते हैं वही अगर काम नहीं करेंगे एफिशिएंटली, अगर उन्हीं को खुश नहीं रखा जाएगा, तो कैसे आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सकती है? लाइक एग्जांपल रिलायंस का लेते हैं, तो रिलायंस में जो अंबानी तो इनपुट नहीं डालते ग्राउंड लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं,
जो डेली वेजेस वाले भी वर्कर्स हैं, उनकी पेट्रोलियम की कंपनीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी है, उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं वही अगर इनपुट नहीं डालेंगे तो अकेले अंबानी कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट वाज द केस। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडस्ट्री किसी सेक्टर को चलाना है तो ऐसे लोगों को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आपको इनर्जाइज करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उनको इंकरेज करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था हाई लगान के चलते। और दूसरा क्या रीज़न था कि ज़मींदार एक तो ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड नहीं थे। होता क्या था कि ज़मींदार के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एकड़ ज़मीन है। लाइक मान लीजिए किसी ज़मींदार के अंदर 800 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर मान लेते कि 10 गांव आ गए, ठीक है, 10 विलेजेस आ गए। तो 10 विलेजेस जब आ गए तो 10 विलेजेस आ गए, उसमें उसकी ज़मीन के ऊपर किसान खेती कर रहा है, छोटे मोटे किसान रेंट दे के, ये 90% रेंट उनका होता था, तो वो दे के वो खेती कर रहा है। तो ऐसे माने कि ज़मींदार का विलेजेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो रैयत उनकी ज़मीन पे खेती कर रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं है कि मेरा रैयत कैसा है, जो किसान खेती कर रहा है, जो इनपुट डाल रहा है वो कैसा है। एंड ज़मींदार कभी कोशिश भी नहीं करते थे कि जाके मुआयना करा जाए कि विलेजेस में कि क्या स्थिति है, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मेरे लिए इनपुट डाल रहा है दिन रात वो किस तरीके से सफ़र कर रहा है, इसकी कोई कोशिश नहीं करेगी। ज़मींदार को बस मतलब होता था कि एक पर्टिकुलर डेट असाइन होता था। लाइक मान लीजिए कि एक डेट है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी एक डेट बना दिया कंपनी ने कि आपको हर साल इस डेट को आपको इस साल का लगान दे देना। एंड इस डेट से आगे आपने पेमेंट बढ़ाई, यानी कि इस डेट को अगर आप डिफॉल्ट करते हैं इवन फॉर अ डे, अगर आप 30 के बदले 31 को भी देते हैं तो भी आप डिफॉल्टर माने जाएंगे एंड आपकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। उसी को सनसेट लॉ कहा जाता था। सनसेट में सूर्यास्त। लाइक 30 जनवरी का डेट अगर मुकर्रर किया गया है तो आपको 30 जनवरी के शाम तक आपको पेमेंट लगान की जो है वो देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आप डिफॉल्टर माने जाएंगे एंड आपकी ज़मींदारी जो 800 एकड़ की ज़मींदारी हमने आपको सौंपी है, कंपनी ने ज़मींदारों को सौंपी थी, उसको फिर कंपनी कॉन्फिस्केट कर लेगी, कब्जा में ले लेगी एंड उसको फिर नीलाम कर दिया जाएगा। सो दैट वाज द केस। इसीलिए ज़मींदार आप देखेंगे तो हाई लगान चूसने के लिए मजबूर हो जाते थे पीजेंट्री से। एंड ज़मींदार की खुद की फॉल्ट थी कि वो ग्राउंड रियलिटी से अवगत नहीं थे, ग्राउंड रियलिटी से अवेयर नहीं थे, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते थे, वो बस पैसा लेने जाते थे और कंपनी को पैसा पे करते थे। उस बीच कैसे पीजेंट्री सफ़र कर रही है, फार्मर्स किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। सो दैट वाज द केस। तीसरा रीज़न आप कह सकते हैं इस ज़मींदारी सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट था कि ज़मींदार वेयर लेस एम्पैथेटिक। ज़मींदार बहुत ही कम एम्पैथेटिक थे, मतलब सहानुभूति बहुत कम होती थी ज़मींदारों में। अब आप अगर 800 एकड़ की फर्टाइल लैंड को संभाल रहे, दैट मीन्स कि ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड आप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप ऑफ द हायरार्की में स्टैंड करते हैं। लेकिन तब भी आप अगर सहानुभूति नहीं रखेंगे अपने पीजेंट से विच आर पुटिंग इनपुट्स, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं सर्वाइव नहीं करने वाला, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं फ्लरिश नहीं करने वाला। उसका एक न एक दिन अंत है, बिकॉज यू आर नॉट एम्पैथेटिक विथ योर कलीग्स, यू आर नॉट एम्पैथेटिक विथ योर पीजेंट्स। सो दैट वाज द केस। एक तो लगान बहुत ज़्यादा आई था, लगान मीन्स जो रेंट या आप कह लें कि जो टैक्स का रेट होता था वो बहुत आई था। दूसरा सनसेट लॉ कि अगर ज़मींदार डिफॉल्ट करेंगे, और ज़मींदार खुद से तो पैसा कमाते नहीं थे, वो इन्हीं के प्रोड्यूस को बेचते थे, मतलब इन्हीं के प्रोड्यूस को देते थे कंपनी को। तो ज़मींदार से इनसे रिलेंटलेस होके चूसते थे प्रोड्यूस, और 90% जो प्रोड्यूस का हिस्सा होता था एंड फिर उसको कंपनी के कॉफर में जाके जमा कराते थे। दैट वाज द केस। ज़मींदार वेयर लेस एम्पैथेटिक। ज़मींदार बहुत ज़्यादा अनविलिंग होते थे, बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड होते थे पीजेंट्री के अफेयर्स में। जो एक्चुअल में इनपुट डाल रहे हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। एंड ये सबसे बड़ी एक फॉल्ट थी। इसी चलते आप देखेंगे तो खेती में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया उस समय। अंग्रेज़ों के दौरान खेती में, एग्रीकल्चर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर में आप देखें तो हमारे यहाँ आगे रीजन हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे एज पर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में जो खेती में टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी वो बहुत आले दर्जे की थी। एंड हमारे यहाँ वही पुराने हल कुदाली से खेती चल रही थी। सो दैट वाज द केस। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ज़मींदार वे नॉट इंटरेस्टेड। पीजेंट्री तो करेंगी नहीं, क्योंकि पीजेंट्री को पता है कि अगर हम खुद से ही पैसा लगाएंगे तो हमें कुछ इंसेंटिव मिलने नहीं वाला, क्योंकि ज़मींदार ना हमारी परवाह करते हैं ना ही कंपनी हमारी परवाह करती है। सो दैट वाज द फॉल्ट इज ज़मींदारी सिस्टम। हाई लगान, सनसेट लॉ, ज़मींदार वेयर लेस एम्पैथेटिक, ज़मींदार वेयर अनअवेयर ऑफ ग्राउंड रियलिटी, ज़मींदार वेयर नॉट विलिंग टू इंसेंटिवाइज द पीजेंट। तो एक कारण आप ये भी लिख ले कि ज़मींदार वेयर नॉट अनविलिंगनेस टू इंसेंटिवाइज, नो इंसेंटिव फॉर पीजेंट्स। नो इंसेंटिव मिलेगा तभी तो इनपुट डाला जाएगा ना दबा के। इंसेंटिव फॉर पीजेंट्स, एक कारण ये भी हो सकता है। नाउ अगले कारण की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा रीजन है स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर का, वो है कमर्शलाइजेशन। अगर हिंदी में कहे तो व्यापारीकरण। इसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखने में तो बहुत ही सही वर्ड लगता है। अभी भी हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज़ किया गया। अभी हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज़ करा जाए। कब तक हम पैडी और वीट उगाते रहेंगे? लेकिन तब अगर कमर्शलाइजेशन हुआ तो दिक्कत क्या थी?
जो चीज़ हम अभी चाहते हैं वो अगर अंग्रेज़ों ने अपने समय में करा तो उसमें फॉल्ट क्या थी एंड किस तरीके से इसने इंडियन एग्रीकल्चर को नुकसान किया, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या होता था कमर्शलाइजेशन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आता है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के एंड में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका है। 18 से 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 18th और स्टार्टिंग डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तबाह के अपने पीक पे रहा था ब्रिटेन में। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो मेजर इंडस्ट्रीज होती थी वो होती थी टेक्सटाइल की, वो होती थी शुगर की। सो दैट वाज द केस। उसके लिए क्या होता था, लाइक आप टेक्सटाइल अगर बना रहे हो तो यू नीड रॉ मटेरियल्स। एंड रॉ मटेरियल्स कैसे आपको चाहिए, जूट चाहिए आपको, लाइक कैश क्रॉप्स के रूप में आपको जूट चाहिए, इंडिगो चाहिए। आप इंडिगो यहाँ देख सकते हैं। इंडिगो किस में काम आता है, आपने अगर टेक्सटाइल बनाया कुछ और उसको आपको रखना है डाई करने में, तो इसके लिए आपको इंडिगो चाहिए, जूट चाहिए, कॉटन चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड शुगर के लिए शुगर केन चाहिए। तो ये सारे आपके रॉ मटेरियल होने चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन है, या कहें कि पूरी नॉर्दर्न यूरोप में, कि इन चीज़ों की खेती बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो इंडिया तो एक बहुत बड़ा एसेट था उनका, तो इंडिया को लूज इसीलिए नहीं वो करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया इन सब रॉ मटेरियल का सोर्स होता था। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ प्रोडक्शन इंडिया में जूट्स की, कॉटन की, शुगर केन की या इंडिगो की करी जा सकती थी। लेकिन लोग नहीं करते थे क्योंकि लोग फूड ग्रेड्स पे ज़्यादा रिलाई करते थे। लोग इंडिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो कैश क्रॉप्स का यूज़ नहीं करता था। फूड ग्रेस करते थे हम लोग, पैडी करते थे, राइस करते थे, या वीट करते थे, या मिलेट्स करते थे, एक्सेट्रा जो भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। किसान इसको पहले किसान का उस समय में मोटिव क्या होता था कि हम जो भी उगा रहे हैं वो सब पहले अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखेंगे, फिर जो बचेगा उसको बाजार में बेचेंगे और उससे बाकी की ज़रूरतों की चीज़ खरीदेंगे, लाइक कपड़े एंड किताब कॉपी जो भी है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने ये देखा कि एग्रीकल्चर में स्थिति बहुत ख़राब है। उनको पता था कि ज़मींदारी सिस्टम में फॉल्ट है, इससे ज़मींदारों से कुछ नहीं किया जा रहा। एंड जब उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज का मतलब क्या होता है आगे समझेंगे, लेकिन सिंपल आप अभी एक लाइन में अगर समझना चाहे तो भारत में बहुत तगड़ी एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री होती थी। बहुत बढ़िया हमारे यहाँ टेक्सटाइल का उत्पादन होता था, बहुत बढ़िया हमारे यहाँ बाकी के हैंडीक्राफ्ट्स का उत्पादन होता था, जिनकी कि यूरोपियन मार्केट में, मिडिल ईस्ट के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसको मैंने पिछले समय आपको बताया था कि सिस्टमेटिकली तबाह किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ पे इंडस्ट्री खुल रहे थे, एंड वहाँ की इंडस्ट्री को अगर भारत की इंडस्ट्री कॉम्पीट करती तो वहाँ की इंडस्ट्री कहीं नहीं टिकती सामने, क्योंकि हमारा एक वर्ल्ड वाइड एक रिनोन्ड ब्रांड बन चुका था। तो इसको जानबूझ के तबाह किया जाता है सिस्टमेटिकली। एंड जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में तो जो लोग वहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, जो लोग टेक्सटाइल के कामों में इन्वॉल्व थे, वो लोग तो बेरोजगार हो गए। सरकार इनकी इतनी इम्पेथेटिक है नहीं कि उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करेगी। तो अंतिम में जो लास्ट रिजॉर्ट बचता था सबके लिए वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर में इसीलिए आपने देखा हो कि मोर देन 80% पीपल वेयर एम्प्लॉयड, इवन थो द रिक्वायरमेंट वॉज नॉट सच। उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उतनी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व थे क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने एक क्लिकबेट मारा, उन्होंने एक ट्रैप फंसाया। क्या बोला किसानों को कि देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कुछ हो नहीं रही, कमाई तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि तुम लोग इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो एंड खेती पे निर्भर हो, लेकिन फिर भी फूड ग्रेस उतना का उतना ही प्रोडक्टिव हो, फूड ग्रेस का प्रोडक्शन उतना का उतना ही है। ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ना ही तुम लोग कुछ कर रहे हो, ना ही इन्वेस्टमेंट मिल रहा, ना ही ज़मींदार से कुछ कर रहा। तो हम क्या चाहते हैं कि तुम फूड ग्रेस की जगह जो तुम पैडी, वीट या मिलेट्स उगाते हो उसकी जगह तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, शुगर केन उगाओ, इंडिगो उगाओ। इससे क्या होगा कि हम तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। जो फूड ग्रेस के लिए तुम्हें पैसा मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। किसान बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उन्होंने तो पैसा बहुत दशकों से नहीं देखा था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो मंदी आई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो तो बहुत दिनों तक छाई रही। तो उन्होंने कहा कि जी सरकार हम ज़रूर करेंगे, फूड ग्रेस की जगह हम कैश क्रॉप्स उगाते हैं, इंडिगो उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, जूट उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, आपको जो चाहिए हम उगाएंगे, रॉ मटेरियल चाहिए आपको सब हम उगा के देंगे, आप बस हमें बढ़िया से इंसेंटिवाइज करो। अंग्रेज़ों ने कहा ज़रूर करेंगे। तो उगाया जाने लगा इंडिगो, कॉटन, जूट एंड शुगर केन। इससे क्या होता है जब आप कैश क्रॉप्स उगाते हैं, एंड ऐसा नहीं कि देखें कैश क्रॉप्स उगाए इसके साथ आपको फूड ग्रेन्स भी उगाना पड़ेगा, बिकॉज डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए आप ऐसा तो नहीं कि कॉटन खाएंगे, जूट खाएंगे। तो हुआ क्या कि किसान इतने ज़्यादा गरीबी में थे कि इस ऑफर को सबने दोनों हाथों से बटोर लिया। सब लोग अब कैश क्रॉप ही उगाने लगे थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, जितने लोग इन्वॉल्व थे, वो लोग बस कैश क्रॉप ही उगा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, फूड ग्रेस कोई उगा ही नहीं रहा। बहुत रेयरली कोई देखेंगे आप तो फूड ग्रेस उस समय में उगा रहा था, क्योंकि फूड ग्रेस में कोई इंसेंटिव मिलना नहीं है। ज़्यादा पैसा तो कैश क्रॉप्स में मिलेगा,
कॉटन में ही मिलेगा, इंडिगो में ही मिलेगा, शुगर केन में ही मिलेगा, तो कैश क्रॉप्स ही उगाते हैं। फूड ग्रेन्स कोई नहीं उगा रहा था एंड इससे क्या होता है कि रिकरिंग फेमिन्स, क्योंकि पता है आपको कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होगा और अचानक से अगर एग्रीकल्चर की कंडीशन खराब होगी तो फूड ग्रेन्स है ही नहीं हमारे पास स्टॉक में, क्योंकि हमने तो इंडिगो उगाया है सारी उम्र, हमने तो नील की खेती करी है, जूट उगाया है, कॉटन उगाया, खाना हमारे पास है कहाँ, पैडी वीट है कहाँ। और सरकार इतनी पैथेटिक तो है नहीं, सरकार हमारे बारे में इतनी सोचने वाली तो है नहीं कि हाँ अगर यहाँ फूड ग्रेन्स की कमी है इंडिया में तो बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, ठीक है। और अगर मंगाएंगे भी तो इतने ज़्यादा पैसे पे बेचेंगे कि जो गरीब किसान है वो तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये हाल हो गया था कि बार बार फेमिन्स आ रहे थे, अकाल बार बार आ रहे थे। यू कैन सी द सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। इस पिक्चर को देखना भी, विजुलाइज करना भी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक उदासीनता का सेंसेशन लाता है। सो दैट वाज द केस, बार बार फेमिन्स आ रहे थे, लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा रही थी बंगाल में, बिहार में, मद्रास में। एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी कोई कि एक राइटर लिखते हैं कि कैश क्रॉप्स का नशा ऐसा चढ़ा था लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, कि वो किसान जो अब तक फूड ग्रेन्स की खेती करते आ रहे थे उनको आप सब्जी मंडियों में देख सकते थे, अपने लिए सब्जी खरीदते, अपने लिए गेहूँ चावल खरीदते। ऐसी आप समझे कि सिचुएशन थी, कैश क्रॉप्स का ऐसा नशा चढ़ा था। इससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की कंजप्शन तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है तब तक खाना चाहिए, इंडिगो थोड़ी ना खा लेंगे। तो जब खाना है ही नहीं, सब कैश क्रॉप्स ही उगा रहे हैं। एंड हाँ चलिए, कैश क्रॉप्स अगर सब उगा रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि बाहर से फूड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इतनी बढ़िया तो हमारी सरकार है नहीं, क्योंकि हम तो सरकार के अंडर नहीं थे, हम तो मालिक के अंडर थे, हम तो उस समय कॉलोनी के रूप में रह रहे थे, तो हमारा दबा के एडवांटेज लिया जा रहा था। तो यहाँ के पॉपुलेशन की किसी को नहीं पड़ी थी। बंगाल में फेमिन्स आते हैं, बिहार में फेमिन्स आते हैं, उड़ीसा में फेमिन्स आते हैं, मद्रास में फेमिन्स आते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जाने जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 को सब एक ट्रेजेडी मानते हैं, लेकिन अगर आप बंगाल फेमिन्स को देखेंगे तो मोर देन 10 मिलियन पीपल्स, पूरा अगर सिनेरियो देखेंगे, पूरे जितने फेमिन्स आए तो इतने लोग मारे गए, मोर देन 1 करोड़ पीपल डाइड ड्यूरिंग द फेमिन्स, रेकरिंग फेमिन्स, बार बार आने वाले अकाल। ऐसा नहीं कि एक बार आता था, बार बार आता था। रीजंस कुछ भी हो, लेकिन कैश क्रॉप्स कलेक्टेड होते ही थे। उसके साथ एक सबसे बड़ा नुकसान क्या था, एक पड़ती अगर ले लें एक ज़मीन के ऊपर, लाइक कोई 1 एकड़ की ये ज़मीन है सपोज करते हैं, एंड इसके ऊपर पहले क्या होता था, पैडी राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, मिलेट्स उगाते थे, ये मक्का उगाते थे, मेज उगाते थे। तो इसकी क्या होती है ना, वो सब चीज़ें आप बार बार उगा सकते हो। इससे क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप डिकेड्स उगाएं, इसको आप सेंचुरीज आप अगर पैडी वीट उगा रहे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा इसकी फर्टिलिटी पे। लेकिन क्या होता है कि जब आप कैश क्रॉप्स उगाते हैं, इस पर आप लगातार इंडिगो की खेती करेंगे, तो 6 7 8 सालों के बाद क्या होगा कि ये एक बैडल लैंड्स में तब्दील हो जाएगा, बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगा। तब क्या होगा कि तब इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तब ना तो आप कैश क्रॉप्स उगा सकते हैं, ना ही आप फूड क्रॉप्स उगा सकते हैं। जब बैरन बन जाएगा तब ना ही कैश क्रॉप्स उगेंगे, ना ही फूड क्रॉप्स उगेंगे। तो ये नुकसान था, ये शॉर्ट टर्म विजन था। कैश क्रॉप्स एक शॉर्ट टर्म विजन हो सकता था पैसे कमाने का, लेकिन उसको अगर आप परमानेंट अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना लेंगे तो यहाँ नुकसान था कि कैश क्रॉप्स आप 2 3 साल करें, पैसा कमा लिया, फिर आप फूड ग्रेन्स में शिफ्ट हो जाए। लेकिन लोग करते नहीं थे, क्योंकि इंसेंटिव मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि रॉ मटेरियल यहीं से आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, एंड इन्हीं रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, कॉटन, इंडिगो एंड जूट्स का यूज़ करके वहाँ टेक्सटाइल बनते थे, एंड वहीं से फिनिश्ड गुड्स फिर इंडिया आके यहीं के लोगों को बेचा जाता था। सो दैट वाज बेसिकली द साइकिल। इतना ज़्यादा डिजास्टर साइकिल था, इंडिया के लोगों को इतना दबा के चीट किया जाता कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कमर्शलाइजेशन का ये नुकसान था। तो अगर आपको लगता है कमर्शलाइजेशन सही है, तो कमर्शलाइजेशन अपनी जगह बहुत सही है। हाँ, ऐसा है कि लोग अगर सिर्फ फूड ग्रेन्स उगाएंगे तो नुकसान है, आपको प्रोपोर्शन में रखना पड़ता है। कुछ लोग कैश क्रॉप्स भी उगाएं, कुछ लोग फूड ग्रेन्स भी उगाएं, और अगर फूड ग्रेन्स की कमी है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करवा ले फूड। ये एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है। बहरहाल तीसरे रीज़न के ऊपर जाते हैं। क्या था तीसरा रीज़न? लो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। मोर देन 80% पीपल, 80% पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तब भी प्रोडक्टिविटी क्यों लो है? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, एक के बाद एक पढ़ते हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव, हमने बताया था आपको कि ये जो हायरार्की है, कंपनी के बाद जमींदार, जमींदार के बाद पीजेंट्स। एक्चुअल खेती कौन कर रहा है? पीजेंट्स कर रहा है, रैयत कर रहा है। पीजेंट्स को हिंदी में रैयत कहा जाता था। तो रैयत जो खेती कर रहा है उनके लिए कोई इंसेंटिव है नहीं। जमींदार उनके पास आएंगे एक सर्टेन डेट को कि भाई लगान चाहिए, लगान लेके चले जाएंगे ना। लेकिन अगर पीजेंट्री खुद से भी कोशिश करे कि हम मेहनत लगाते हैं, हम अपने बचे हुए पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई टेक्निक्स, नई टूल्स खरीदते हैं, तो उनको पता था कि 90% ऑफ जो हिस्सा है हमारी मेहनत का वो तो सरकार ले जाएगी हाई लगान के रूप में। 90% ऑफ द हिस्सा वो तो सरकार के कॉफर में चला जाएगा, खजाने में। तो हमारे इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो उसका कुछ हमें फ़ायदा मिलने वाला नहीं है।
तो लैक ऑफ इंसेंटिव के चलते। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हमारे यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम थी। इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम थी। आप देखेंगे तो एंशियंट एम्पायर्स में या मिडिएवल एम्पायर्स में जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, लाइक आप देखिए गुप्ता एम्पायर्स हो गया या हर्षवर्धन का एम्पायर, कृष्णदेव राय का एम्पायर, या इवन जो इस्लामिक एम्पायर्स थे, उसमें अगर एग्रीकल्चर की स्थिति अगर ठीक थी या बहुत फ्लरिशिंग थी, साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे कुछ कुछ एम्पायर, तो अगर देखेंगे तो उन्होंने बहुत दबा के डैम्स बनाए थे ताकि एग्रीकल्चर में सुविधा हो पाए, एग्रीकल्चर में जो किसान है वो कंफर्ट फील कर पाए काम करने में। तो इरिगेशन की फैसिलिटी पे कोई काम किया नहीं गया था, क्योंकि अंग्रेजों को खजाने से मतलब था, पैसा से। पैसा तो जमींदार ला के दे ही रहे हैं, तो दैट वाज द केस। अनविलिंगनेस ऑफ जमींदार, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। एक तो रैयत इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि इंसेंटिव नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ की टेक्नोलॉजिकली हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, टूल्स बहुत ही ज़्यादा मिडावल एरा के टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में, तो कहाँ से रिजल्ट निकलेगा। और क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला था नहीं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जमींदार बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड थे खेती के एक्सपेंशन को लेके, खेती के मॉडर्नाइजेशन को लेके, क्योंकि उनको पता था कि जैसी सिचुएशन चल रही है चलने दो, हमारे पास हमारा तो पैसा बन ही रहा है और सनसेट लॉ को हम फॉलो कर ही रहे हैं। अगर हमारे पास लगान का पैसा नहीं आएगा तो हम जानबूझ के वसूलेंगे, जबरदस्ती करेंगे, पीजेंट्री के स्टेट बेचेंगे, उनकी ज़मीनों को कब्जा करेंगे, उससे पैसा निकालेंगे, लेकिन कंपनी को पैसा हम टाइम पे देंगे और हम अपने ठाट बाट से जिएंगे, अपने लिए हवेली तैयार करेंगे, महल तैयार करेंगे। दैट वॉज द माइंड सेट ऑफ जमींदार। इसीलिए इनको बाद में एबॉलिश किया गया जमींदारों को आज़ादी के बाद, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नीड हो गई थी। अभी भी हालांकि ज़मींदारी बहुत एग्जिस्ट करती है, बिहार के साइड में आप देखेंगे या नॉर्दर्न इंडिया में, तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़मींदारी एग्जिस्ट करती है। सैड रियलिटी है। अगले रीज़न के ऊपर मूव करते हैं, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक अलग रीज़न के रूप में लिखा जा सकता है, एंड इसके भी आप पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अनविलिंगनेस ऑफ जमींदार, जमींदार इंटरेस्टेड नहीं थे, अनविलिंगनेस ऑफ जमींदार, अनविलिंगनेस ऑफ जमींदार। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीजेंट्री को कोई इंसेंटिवाइजेशन मिलता नहीं था, तो नो इंसेंटिव्स भी लिख सकते हैं। जो रीज़न आपने लो प्रोडक्टिविटी में लिखे वही लिख दीजिए, नो इंसेंटिव। एंड कुछ भी लिख सकते हैं, डोमेस्टिक पॉपुलेशन के पास पैसा ही नहीं था, तो पुअर डोमेस्टिक पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। डोमेस्टिक पॉपुलेशन के पास पैसा ही कहाँ है, जो यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेस थे उनको तो तबाह कर दिया गया डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते। जो बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग होते थे हमारे मिडावल एरा के दौरान, मुगल एरा के दौरान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था, पैसे बनाए थे अपने लिए, उनको तो जानबूझ के तबाह किया जाता है। सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। इतना काफ़ी नहीं था कि ज़मींदारी में फॉल्ट थे, कमर्शलाइजेशन से जो नुकसान हुआ, फेमिन्स आते थे, लैंड्स बंजर हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी लो थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था। इतनी मुश्किलें पहले से ज़्यादा थी, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल और ऐड हो जाती है। ये हमारा बोनस पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, कि जब देश आज़ाद होता है तो हमारे साथ आज़ादी की खुशी के साथ एक पार्टीशन का गम भी आता है। हमारे देश का बंटवारा हुआ था, कोइंसिडेंस नहीं हो पाया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, एक सतह पे लोग पहुंच नहीं पाए, इसलिए हमारे देश का अनवांटेड पार्टीशन होता है, एक बहुत ही अभिन्न अंग। इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर देखें तो पाकिस्तान के रूप में, एंड इधर आप देखें तो ईस्ट बंगाल के रूप में, जो आज का बांग्लादेश देखते हैं, वो हमारे हाथों से निकल गया था पार्टीशन के चलते। वो हमारे हाथों से निकल गया था पार्टीशन के चलते। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो सबसे बड़ा दर्द ये निकल के आता है सामने, कि ये जो ईस्ट बंगाल का इलाका देखते हैं, जिसको कि तब ईस्ट बंगाल कहा जाता था, अभी पाकिस्तान के हिस्से में आता था, आज इसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, जिससे 71 में आज़ाद हुआ है। हाल ही में उसकी आज़ादी की सालगिरह भी बनाई गई है। तो ये जो बांग्लादेश था, इसमें देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बहुत ही बढ़िया बेसिन्स हैं और बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत ही फर्टाइल लैंड। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो मेजर टेक्सटाइल हब हुआ करता था उस समय का, अंग्रेज़ों के ज़माने का या अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो बंगाल हुआ करता था। और बंगाल में भी पर्टिकुलरली ईस्ट बंगाल, जो ढाका चिट्टागोंग के इलाके थे, वहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होता था जूट्स का, कॉटन का या अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। तो ये सारी चीज़ें चली गई बांग्लादेश में, सॉरी तब के पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई। तो आप देखेंगे तो जूट इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी थी वो हमसे छीन ली गई। कॉटन का जो सबसे बढ़िया फर्टाइलैंड्स हुआ करता था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो हमसे छीन लिया गया। सो दैट वाज द केस। इससे अलग हमने सफ़र किया कि जो हमारे पास आफ्टर पार्टीशन जो ईस्ट बंगाल का हिस्सा चला जाता है हमारे यहाँ से, जिसको कि बाद में जब हम आज़ाद करवाते हैं जो बांग्लादेश बनता है, ईस्ट बंगाल, ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान था, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में उतनी खेती होती नहीं थी। ये जो पाकिस्तान का इलाका आप देखते हैं तो इधर इतनी खेती हो नहीं रही है। तो ऑफन जब आज़ादी के बाद जब पार्टीशन होता है तो नॉर्थ वेस्टर्न जो ये जो पाकिस्तान था, इसकी भी फूड कंजप्शन की जो डिमांड थी वो यहाँ से फुलफिल करी जाती थी।
खाने और जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते थे वो यहीं से आते थे ऑफन, क्योंकि यहाँ की फर्टाइल लैंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करके देती थी। इससे यहाँ के पॉपुलेशन का भला होता था, यहाँ की पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करती थी। तो दैट वाज द केस। सो आफ्टर पार्टीशन जो स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर था, उसके पीछे एक और रीज़न आप डाल सकते हैं कि आफ्टर पार्टीशन हमारे पास ये भी चैलेंजेस था कि अब जमींदारी है ही है, इन्वेस्टमेंट की कमी तो है ही है, कमर्शलाइजेशन ने तो बेड़ा गर्क किया ही किया। उसके साथ ही जो मेजर फर्टाइल लैंड्स थी ईस्ट बंगाल की, वो हमारे से पार्टीशन के साथ ही दूर चली गई है। तो ये एक नुकसान हुआ आफ्टर पार्टीशन। तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आफ्टर पार्टीशन क्या इम्पैक्ट था, और फिर कमर्शलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जमींदारी सिस्टम का क्या इम्पैक्ट था, प्रोडक्टिविटी लो प्रोडक्टिविटी क्यों होती थी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर के रीज़न के मद्देनजर रखते हुए। एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया को अगर सम अप किया जाए तो स्टैग्नेट था, वेरी लेस प्रोडक्टिव जो हमने पढ़ा था, एंड जो हाई एम्प्लॉयबल सेक्टर था वो यही था। तीन कीवर्ड्स का आप एक ओवरव्यू के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देन जो वेरियस पॉइंट्स है, ज़मींदारी में क्या फॉल्ट थे, कमर्शियलाइजेशन का क्या नुकसान था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों होता था, लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, या आफ्टर पार्टीशन क्या इम्पैक्ट पड़े, इन 4-5 पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं पॉइंट आगे फर्दर सब पॉइंट बना के। सो दैट वाज द केस। होप कि आपको सिचुएशन समझ में आई होगी कि एग्रीकल्चर की कैसे हालात थे। होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ।